न्यूज सच। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। देखेंगे खबरों को विस्तार से, पर पहले डाल लेते हैं जरा आज की मुख्य हेडलाइंस पर। नागपुर में कांग्रेस की तिरंगा यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर के वीर सैनिकों को किया नमन। जिले के सरकारी विश्राम गृह में 1,84,00,000 नगद बरामद, विधायक के पीए पर गंभीर आरोप। महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, झुड़पी जंगल को वन क्षेत्र किया घोषित। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस शहर अध्यक्ष ए विकास ठाकरे के नेतृत्व में कल नागपुर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर आयोजित की गई थी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के अद्वितीय साहस और योगदान को सलाम किया गया। भारत माता चौक से इतवारी तक निकली ये तिरंगा यात्रा देशभक्ति के रंग में सरोवर रही, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने भाग लिया। यात्रा का उद्देश्य न केवल राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देना था, बल्कि हाल ही में संपन्न ऑपरेशन सिंदूर में सेना की वीरता को सम्मानित करना भी था। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विलासराव मतीमवार, पूर्व मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, विधायक एएमए और अभिजीत वंजारी भी उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि ये यात्रा राष्ट्रभक्ति, सद्भाव और सेना के सम्मान का प्रतीक है। कांग्रेस की ये पहल सेना के समर्थन और सामाजिक एकता को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखी जा रही है। काल पुण्यात, मुंबई, काही मराठवाडा भागात, उत्तर महाराष्ट्रामध्ये काही जिल्ह्यामध्ये प्रचंड पाऊस झाला। पुण्याची परिस्थिती दुचाकी वाहनं वाहून गेल्याची माहिती आहे। खरं तर मान्सून पूर्व पाऊस एवढा मोठ्या प्रमाणात येत असेल तर जून महिन्यामध्ये येणारा मान्सून जो रेग्युलर येतो त्यामध्ये खंड पडण्याची भीती आता वर्तवली जाते। आणि आता जे काही रब्बी पिकाचं नुकसान झालं ते झालंच, ते मोठ्या प्रमाणात झालं। परंतु उद्या खरीपाचा हंगाम सुरू करताना पेरणी झाली आणि पावसाने डोळे ओटारले तर शेतकऱ्याला प्रचंड नुकसानीला सामोरं जावं लागेल, अडचणीला सामोरं जावं लागेल। अशा परिस्थितीमध्ये सरकारने हे सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन तातडीनं उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे। मदत तर दिलीच गेली पाहिजे। काल कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाल्याची माहिती आहे। अजून काही जीआर निघाला नाही अवकाळी पावसामुळे झालेलं नुकसानीचा। परंतु हा अवकाळी पाऊस इतका धोकादायक ठरतोय की आत्ताचं नुकसान आहेच, पुन्हा 4 दिवसाचा हवामान खात्याचा अंदाज, अरबी समुद्रामध्ये कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होणार आहे 4 दिवस। त्यामध्ये या राज्यातील अनेक भागामध्ये म्हणजे मोठ्या प्रमाणात वादळ आणि पावसाची शक्यता वर्तवली आहे। अशा स्थितीमध्ये सरकार म्हणून या सगळ्यामध्ये लक्ष घालून पुढच्या येणाऱ्या संकटाला उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे, ती करेल अशी आमची सरकारकडून अपेक्षा आहे। खरं म्हणजे भाजपच्या टीकेला उत्तर देण्याची गरज नाही, कारण ज्या रेल्वे तिकिटावर सिंदूर आणि मोदीजींचा फोटो छापून राजकारण कोण करते आहे हे देशभर याची टीका होताना आपण सगळेजण बघत आहोत। आम्ही सैन्यांच्या सन्मानार्थ आणि आजचा दिवस हा सद्भावनेचा दिवस, स्वर्गीय राजीव गांधी यांची पुण्यतिथी, त्या देशामध्ये सर्व धर्माचा समान अधिकार आणि सर्व धर्मांना समान वागणूक आणि जनतेमध्ये सौहार्द आणि सद्भावना निर्माण व्हावी म्हणून स्वर्गीय राजीवजींनी, माजी पंतप्रधान यांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्तानं ही तिरंगा रॅली जरा याद करो कुर्बानी या देशासाठी स्वातंत्र्यानंतर 1962, 65, 1971 मध्ये 3 युद्ध लढली आणि 3ही युद्धामध्ये भारताला प्रचंड विजय मिळवला। ठीक आहे की चायनाच्या विरोधात आम्ही त्यावेळेस सगळ्यांनी बघितलं की प्रचंड टीका जवाहरलाल नेहरूजीवर होत होती। त्याही परिस्थितीत त्यांनी रोज त्या परिस्थिती लक्षात घेऊन अधिवेशन बोलवून
जनतेला आणि देशाला उत्तर देण्याचं काम स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरूजींनी या देशवासियांना केलं होतं. परंतु यावेळेस आम्ही प्रश्न विचारतो, त्या प्रश्नाचं उत्तर मिळत नाही. कारण लोकशाही या देशात जर लोकतंत्र आहे, लोकशाही आहे, तर जनतेला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे, विरोधकांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. राहुल गांधींनी प्रश्न विचारताच सैन्यांचा अपमान म्हणून सांगतात. या देशातील सैन्यांचा अभिमान भारतीय जनता पक्षाला कधीपासून आहे. अद्यापही पुलवामामध्ये 250 किलो RDX कुठून आला, कोणी आणला, कोण होते आणणारे, त्याचा शोध अद्यापही घेतला जात नाही आणि ते मिळा किंवा ते आणलेले भेटत नाही. त्याच्या संदर्भात सरकारला अजून काही गवसलेलं दिसत नाही. पहलगाम मध्ये सुद्धा ज्या 4 अतिरेक्यांचे दाखवले गेले आणि ते कुठे लपले आहेत. आम्ही सीमापार लढाई केली, पण भारतात लपलेल्या या अतिरेक्यांचा शोध का सापडत नाही, का घेतला जात नाही, हे जर विचारलं तर आम्ही देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही किंवा आम्हाला त्या संदर्भात सैन्यांचा आव्हान करणारी वक्तव्य अशा प्रकारे हिनवलं जातं किंवा आरोप केला जातो. खरं तर या देशामध्ये तिरंग्याचा सर्वाधिक अपमान करणारे कोण आहेत ते देशभराला माहीत आहे. त्यामुळे आजची आमची तिरंगा रॅली सैनिकांच्या शौर्याला सलाम करणारी, त्यांच्या एकूण या ऑपरेशन सिंदूरमध्ये जी भूमिका, जे शौर्य आणि हिम्मत आमच्या सैन्याने दाखवली, त्यांचं स्वागत करण्यासाठी ही रॅली आहे. आणि विशेष करून आमचे परराष्ट्र मंत्री श्री जयशंकरजी यांनी जे वक्तव्य केलं की ज्यावेळेस पहलगामचा हल्ला झाल्यानंतर आम्ही पाकिस्तानला कळवलं होतं आणि अतिरेक्यांच्या अड्ड्यावर आम्ही कारवाई केली किंवा ते उद्ध्वस्त केले. याचा अर्थ असाच होता की आम्ही तिकडे कारवाई करणार आहोत, तुमचे अतिरेकी तिथून हलवून टाका, तुमचे सैन्य काढून टाका, मग आम्ही रिकाम्या जागेवर हल्ला करतो असं म्हणायचं आहे का, असा उद्देश होता का, हेच आमच्या पक्षाने विचारलं. त्यात चूक काय आहे? एखाद्या देशाला असं सांगून हल्ला करणं हे योग्य आहे का? हे देशप्रेमाचे लक्षण आहे का? या सर्व गोष्टी जनतेपर्यंत पोहोचाव्यात आणि जो काही अतिरेक्यांनी पहलगाममध्ये जात धर्म विचारून हा पहिल्यांदा अशा प्रकारचा घाणेरडं कृत्य केलंय आणि त्यानंतर देशभरामध्ये सत्ताधाऱ्याकडून, दिल्लीच्या सरकारकडून आणि त्या पक्षाकडून हिंदू आणि मुसलमानांमध्ये जे भांडणं लावण्याचं काम सातत्यानं होत आहे, त्यामध्ये सौहार्द निर्माण व्हावं, सद्भावना निर्माण व्हावी आणि हा देश सर्व जाती धर्मपंथांनी मिळून आलेल्या संकटाला सामोरं जाताना एकतेचा संदेश द्यावा, हा त्यामागचा उद्देश आहे. और इसी के साथ आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। धुले के सरकारी विश्राम गृह के कमरा नंबर 102 से 1 करोड़ 84 लाख नगद मिलने से पूरे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई।
ये कमरा विधानसभा समिति प्रमुख व विधायक अर्जुन खोतकर के निजी सहायक किशोर पाटिल के नाम पर 6 दिनों के लिए बुक था। पूर्व विधायक अनिल गोटे के 10 घंटे के आंदोलन और 28 कॉल के बाद प्रशासन की टीम रात 11:15 बजे पहुंची और कमरे का ताला तोड़कर जांच करने लगी। बाज घटने के बाद 3 मशीनों की मदद से नकदी गिनी गई। गोटे ने आरोप लगाया कि पिछले 6 दिनों से विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा इस कमरे में करोड़ों रुपए जमा किए जा रहे थे, जो अब साबित हो चुका है। ये नगरीय विधायकों की 22 सदस्यीय समिति के दौरे के दौरान मिली, जो जिले में विकास कार्यों की निगरानी के लिए आई थी। प्रशासनिक देरी और अधिकारियों की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए गए हैं। नकदी की गिनती में पुलिस, राजस्व और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी शामिल रहे। इस घटना ने राज्य सरकार और प्रशासन कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। इस 102 नंबर के रूम में यहाँ जो एमएलए लोगों की कमेटी आई है, वो कमेटी में अपने है, इसलिए 5-5.5 करोड़ रुपया आज धुले जिले में से सब ऑफिस में यहाँ जमा किया है। ये जो रूम है, ये किशोर पाटिल PA2 कमेटी चेयरमैन इस नाम से 15 तारीख से है। यहाँ के RDC जो है शहजाद, उनके पास एक किशोर पाटिल 2 बजे से 5 बजे तक बच्चे से ऐसी मेरे मोहब्बत है। आप हमने किशोर बुझाया ना मैंने क्या अर्जुन खुद के समिति चेयरमैन ये आए, तो आज दोपहर 2 वाजेपासून 5 वाजेपर्यंत RDC महेश शेजार अशी माझी आत्मी माहिती और अब इसी के साथ आगे देखते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए विदर्भ के झुड़पी जंगल को वन क्षेत्र घोषित कर दिया। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र और केंद्र सरकार को गैर वनीय उद्देश्यों के लिए भूमि परिवर्तन की योजना संयुक्त रूप से तैयार करने का निर्देश दिया। इसी के साथ अदालत ने 1980 के बाद से जितनी भी झुड़पी जंगल की जमीन को अन्य कामों के इस्तेमाल के लिए आवंटन को अतिक्रमण बताया गया, साथ ही सभी भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश भी दिया है। अदालत के इस निर्णय से 86,409 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। विदर्भ क्षेत्र में झुड़पी जंगल के रूप में जानी जाने वाली लगभग 86,409 हेक्टेयर भूमि को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी विवाद चल रहा है। ये भूमि नागपुर, वर्धा, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा और चंद्रपुर जिलों में फैली हुई है। झुड़पी जंगल के रूप में जाने जाने वाली भूमि पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। यही नहीं, कई विकास परियोजना भी इन भूमि पर प्रस्तावित है। हालांकि वन भूमि होने के कारण इसमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 2014 में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 2014 से 2018 के बीच विभिन्न सरकारी प्रस्तावों के माध्यम से इन भूमि को वन की श्रेणी से हटाने का प्रयास किया, ताकि विकास परियोजनाओं के लिए उनका उपयोग किया जा सके और जो लोग इन भूमि में रह रहे हैं उन्हें जमीन का हक दिया जा सके। हालांकि पर्यावरणविदों और आदिवासी समुदायों ने इसका विरोध किया, ये तर्क देते हुए कि ये भूमि पारंपरिक रूप से उनके उपयोग में रही है और इन्हें वन संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित रहना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए विदर्भ के झुड़पी जंगल को वन क्षेत्र घोषित कर दिया। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र और केंद्र सरकार को गैर वनीय उद्देश्यों के लिए भूमि परिवर्तन की योजना संयुक्त रूप से तैयार करने का निर्देश दिया। इसी के साथ अदालत ने 1980 के बाद से जितनी भी झुड़पी जंगल की जमीन को अन्य कामों के इस्तेमाल के लिए आवंटन को अतिक्रमण बताया गया, साथ ही सभी भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश भी दिया है। अदालत के इस निर्णय से 86,409 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। विदर्भ क्षेत्र में झुड़पी जंगल के रूप में जानी जाने वाली लगभग 86,409 हेक्टेयर भूमि को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी विवाद चल रहा है। ये भूमि नागपुर, वर्धा, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा और चंद्रपुर जिलों में फैली हुई है। झुड़पी जंगल के रूप में जाने जाने वाली भूमि पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। यही नहीं, कई विकास परियोजना भी इन भूमि पर प्रस्तावित है।
हालांकि वन भूमि होने के कारण इसमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 2014 में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 2014 से 2018 के बीच विभिन्न सरकारी प्रस्तावों के माध्यम से इन भूमि को वन की श्रेणी से हटाने का प्रयास किया ताकि विकास परियोजनाओं के लिए उनका उपयोग किया जा सके और जो लोग इन भूमि में रह रहे हैं उन्हें जमीन का हक दिया जा सके। हालांकि पर्यावरणविदों और आदिवासी समुदायों ने इसका विरोध किया, ये तर्क देते हुए कि ये भूमि पारंपरिक रूप से उनके उपयोग में रही है और इन्हें वन संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित रहना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए विदर्भ के झुड़पी जंगल को वन क्षेत्र घोषित कर दिया। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र और केंद्र सरकार को गैर वनीय उद्देश्यों के लिए भूमि परिवर्तन की योजना संयुक्त रूप से तैयार करने का निर्देश दिया। इसी के साथ अदालत ने 1980 के बाद से जितनी भी झुड़पी जंगल की जमीन को अन्य कामों के इस्तेमाल के लिए आवंटन को अतिक्रमण बताया गया, साथ ही सभी भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश भी दिया है। अदालत के इस निर्णय से 86,409 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। विदर्भ क्षेत्र में झुड़पी जंगल के रूप में जानी जाने वाली लगभग 86,409 हेक्टेयर भूमि को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी विवाद चल रहा है। ये भूमि नागपुर, वर्धा, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा और चंद्रपुर जिलों में फैली हुई है। झुड़पी जंगल के रूप में जाने जाने वाली भूमि पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। यही नहीं, कई विकास परियोजना भी इन भूमि पर प्रस्तावित है। हालांकि वन भूमि होने के कारण इसमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 2014 में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 2014 से 2018 के बीच विभिन्न सरकारी प्रस्तावों के माध्यम से इन भूमि को वन की श्रेणी से हटाने का प्रयास किया ताकि विकास परियोजनाओं के लिए उनका उपयोग किया जा सके और जो लोग इन भूमि में रह रहे हैं उन्हें जमीन का हक दिया जा सके। हालांकि पर्यावरणविदों और आदिवासी समुदायों ने इसका विरोध किया, ये तर्क देते हुए कि ये भूमि पारंपरिक रूप से उनके उपयोग में रही है और इन्हें वन संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित रहना चाहिए। और अब देखते हैं अगली खबर। अमरावती में सौरभ कटियार का हुआ तबादला। आशीष येरेकर अब होंगे जिला के नए जिलाधिकारी। उनके स्थान पर अहिल्यानगर जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशीष येरेकर को नया जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया है। कटियार मुंबई उपनगरीय के जिला कलेक्टर का पदभार संभालेंगे। शहर में एक सप्ताह के भीतर 2 प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इससे पहले अमरावती के पुलिस कमिश्नर नवीन चंद्र रेड्डी का तबादला नागपुर कर दिया गया है। नए जिला कलेक्टर आशीष येरेकर 2018 बैच के IAS अधिकारी है और उनकी कार्यशैली युवा और ऊर्जावान है। IIT मुंबई में अपनी शिक्षा पूरी करने वाले येरेकर महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी है। स्थान पर अहिल्यानगर जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशीष येरेकर को नया जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया है। कटियार मुंबई उपनगरीय के जिला कलेक्टर का पदभार संभालेंगे। शहर में एक सप्ताह के भीतर 2 प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इससे पहले अमरावती के पुलिस कमिश्नर नवीन चंद्र रेड्डी का तबादला नागपुर कर दिया गया है। नए जिला कलेक्टर आशीष येरेकर 2018 बैच के IAS अधिकारी है और उनकी कार्यशैली युवा और ऊर्जावान है। IIT मुंबई में अपनी शिक्षा पूरी करने वाले येरेकर महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी है। स्थान पर अहिल्यानगर जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशीष येरेकर को नया जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया है। कटियार मुंबई उपनगरीय के जिला कलेक्टर का पदभार संभालेंगे। शहर में एक सप्ताह के भीतर 2 प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इससे पहले अमरावती के पुलिस कमिश्नर नवीन चंद्र रेड्डी का तबादला नागपुर कर दिया गया है। नए जिला कलेक्टर आशीष येरेकर 2018 बैच के IAS अधिकारी है और उनकी कार्यशैली युवा और ऊर्जावान है। IIT मुंबई में अपनी शिक्षा पूरी करने वाले येरेकर महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी है। और इसी के साथ आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। शहर में कुख्यात अपराधी राजा गौस की हैवानियत सामने आई है। राशन तस्करी को लेकर विवाद में उसने अपने ही एक साथी को अगवा कर उसके साथ अमानवीय अत्याचार किया। शहर में कुख्यात अपराधी राजा गौस की हैवानियत सामने आई, जिसने राशन तस्करी को लेकर विवाद में उसने अपने ही साथी को अगवा करके उस पर अत्याचार किए। पुलिस ने आरोपी राजा गौस और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके अन्य साथियों की तलाश अभी भी जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये घटना 18 मई की है।
है, कुख्यात गुंडा राजा गौस सरकारी अनाज की तस्करी का रैकेट चला रहा था, जिसमें पीड़ित आरिफ और एक अन्य व्यक्ति उसके साझेदार थे। ये रैकेट नंदनवन थाना क्षेत्र में संचालित होता था। पैसे के बंटवारे को लेकर राजा गौस का अपने भागीदारों से विवाद चल रहा था। इसी विवाद में राजा गौस पीड़ित से 7 लाख रुपए की मांग कर रहा था। शनिवार शाम राजा गौस 8-10 साथियों के साथ वटोड़ा इलाके में पीड़ित के घर पहुंचा। वहां से हथियार की नोक पर पीड़ित को अगवा कर नंदनवन थाना परिसर में स्थित उसके ही अनाज गोदाम में ले गया। वहां पीड़ित को नग्न कर उसकी बेरहमी से पिटाई की। इसके बाद आरोपी उसे मानकापुर इलाके में एक मकान में ले गए, जहां पलंग से बांधकर 5 घंटे तक अमानवीय यातनाएं दी गई। राशन तस्करी को लेकर विवाद में उसने अपने ही एक साथी को अगवा कर उसके साथ अमानवीय अत्याचार किया। शहर में कुख्यात अपराधी राजा गौस की हैवानियत सामने आई, जिसने राशन तस्करी को लेकर विवाद में उसने अपने ही साथी को अगवा करके उस पर अत्याचार किए। पुलिस ने आरोपी राजा गौस और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके अन्य साथियों की तलाश अभी भी जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये घटना 18 मई की है। कुख्यात गुंडा राजा गौस सरकारी अनाज की तस्करी का रैकेट चला रहा था, जिसमें पीड़ित आरिफ और एक अन्य व्यक्ति उसके साझेदार थे। ये रैकेट नंदनवन थाना क्षेत्र में संचालित होता था। पैसे के बंटवारे को लेकर राजा गौस का अपने भागीदारों से विवाद चल रहा था। इसी विवाद में राजा गौस पीड़ित से 7 लाख रुपए की मांग कर रहा था। शनिवार शाम राजा गौस 8-10 साथियों के साथ वटोड़ा इलाके में पीड़ित के घर पहुंचा। वहां से हथियार की नोक पर पीड़ित को अगवा कर नंदनवन थाना परिसर में स्थित उसके ही अनाज गोदाम में ले गया। वहां पीड़ित को नग्न कर उसकी बेरहमी से पिटाई की। इसके बाद आरोपी उसे मानकापुर इलाके में एक मकान में ले गए, जहां पलंग से बांधकर 5 घंटे तक अमानवीय यातनाएं दी गई। राशन तस्करी को लेकर विवाद में उसने अपने ही एक साथी को अगवा कर उसके साथ अमानवीय अत्याचार किया। शहर में कुख्यात अपराधी राजा गौस की हैवानियत सामने आई, जिसने राशन तस्करी को लेकर विवाद में उसने अपने ही साथी को अगवा करके उस पर अत्याचार किए। पुलिस ने आरोपी राजा गौस और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके अन्य साथियों की तलाश अभी भी जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये घटना 18 मई की है। कुख्यात गुंडा राजा गौस सरकारी अनाज की तस्करी का रैकेट चला रहा था, जिसमें पीड़ित आरिफ और एक अन्य व्यक्ति उसके साझेदार थे। ये रैकेट नंदनवन थाना क्षेत्र में संचालित होता था। पैसे के बंटवारे को लेकर राजा गौस का अपने भागीदारों से विवाद चल रहा था। इसी विवाद में राजा गौस पीड़ित से 7 लाख रुपए की मांग कर रहा था। शनिवार शाम राजा गौस 8-10 साथियों के साथ वटोड़ा इलाके में पीड़ित के घर पहुंचा। वहां से हथियार की नोक पर पीड़ित को अगवा कर नंदनवन थाना परिसर में स्थित उसके ही अनाज गोदाम में ले गया। वहां पीड़ित को नग्न कर उसकी बेरहमी से पिटाई की। इसके बाद आरोपी उसे मानकापुर इलाके में एक मकान में ले गए, जहां पलंग से बांधकर 5 घंटे तक अमानवीय यातनाएं दी गई। और अब देखते हैं अगली खबर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भाजपा और कांग्रेस में वार पलटवार शुरू है। एक तरफ कांग्रेस लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से युद्ध में कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस नेताओं के बयानों को पाकिस्तान को वॉक ओवर देने और उनके समर्थन वाला बता रही है। उसी बीच महाराष्ट्र विधायक दल नेता विजय वट्टेटीवार ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि 5000 के चाइनीज ड्रोन के लिए हमने 15 लाख की मिसाइल इस्तेमाल की, इसे हमारा नुकसान हुआ। कांग्रेस नेता के बयान को मुख्यमंत्री फडणवीस ने मूर्खों वाला सवाल बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्हें फाइटर ड्रोन और कृषि ड्रोन एक लगता है, उन मूर्खों को क्या जवाब देना चाहिए। एक तरफ कांग्रेस लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से युद्ध में कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस नेताओं के बयानों को पाकिस्तान को वॉक ओवर देने और उनके समर्थन वाला बता रही है। उसी बीच महाराष्ट्र विधायक दल नेता विजय वट्टेटीवार ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि 5000 के चाइनीज ड्रोन के लिए हमने 15 लाख की मिसाइल इस्तेमाल की, इसे हमारा नुकसान हुआ। कांग्रेस नेता के बयान को मुख्यमंत्री फडणवीस ने मूर्खों वाला सवाल बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्हें फाइटर ड्रोन और कृषि ड्रोन एक लगता है, उन मूर्खों को क्या जवाब देना चाहिए।
एक तरफ कांग्रेस लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से युद्ध में कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस नेताओं के बयानों को पाकिस्तान को वॉक ओवर देने और उनके समर्थन वाला बता रही है। उसी बीच महाराष्ट्र विधायक दल नेता विजय वट्टेटीवार ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि 5000 के चाइनीज ड्रोन के लिए हमने 15 लाख की मिसाइल इस्तेमाल की, इससे हमारा नुकसान हुआ। कांग्रेस नेता के बयान को मुख्यमंत्री फडणवीस ने मूर्खों वाला सवाल बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्हें फाइटर ड्रोन और कृषि ड्रोन एक लगता है, उन मूर्खों को क्या जवाब देना चाहिए। और अब देखते हैं अगली खबर। पुनर्विकसित नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी रेलवे स्टेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को समर्पित कर दिया। गुरुवार को वर्चुअल माध्यम प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेशन का उद्घाटन किया। पीएम इतवारी के साथ गोंदिया जंक्शन का भी उद्घाटन किया है। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज करणी माता का आशीर्वाद लेकर यहाँ आया हूँ। देश में आधुनिक बुनियादी ढांचा बनाने का महायज्ञ चल रहा है। पिछले 11 सालों से देश में रेल, सड़क सहित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। भारत अपने ट्रेनों को आधुनिक कर रहा है। वंदे भारत, अमृत भारत और नमो ट्रेन चलाई जा रही है। ये देश की नई गति और प्रगति दिखाता है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हम देश के 1300 से ज्यादा स्टेशनों को आधुनिक बना रहे हैं। आधुनिक बन रहे इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन नाम दिया है। आज इनमें से 100 से ज्यादा स्टेशनों का नाम उद्घाटन किया जा रहा है। पीएम ने कहा, सोशल मीडिया पर सभी देख रहे हैं पहले इन स्टेशनों का क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई। विकास भी विरासत भी, इस मंत्र का अमृत भारत स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति का स्थल है। गुरुवार को वर्चुअल माध्यम प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेशन का उद्घाटन किया। पीएम इतवारी के साथ गोंदिया जंक्शन का भी उद्घाटन किया है। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज करणी माता का आशीर्वाद लेकर यहाँ आया हूँ। देश में आधुनिक बुनियादी ढांचा बनाने का महायज्ञ चल रहा है। पिछले 11 सालों से देश में रेल, सड़क सहित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। भारत अपने ट्रेनों को आधुनिक कर रहा है। वंदे भारत, अमृत भारत और नमो ट्रेन चलाई जा रही है। ये देश की नई गति और प्रगति दिखाता है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हम देश के 1300 से ज्यादा स्टेशनों को आधुनिक बना रहे हैं। आधुनिक बन रहे इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन नाम दिया है। आज इनमें से 100 से ज्यादा स्टेशनों का नाम उद्घाटन किया जा रहा है। पीएम ने कहा, सोशल मीडिया पर सभी देख रहे हैं पहले इन स्टेशनों का क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई। विकास भी विरासत भी, इस मंत्र का अमृत भारत स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति का स्थल है। गुरुवार को वर्चुअल माध्यम प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेशन का उद्घाटन किया। पीएम इतवारी के साथ गोंदिया जंक्शन का भी उद्घाटन किया है। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज करणी माता का आशीर्वाद लेकर यहाँ आया हूँ। देश में आधुनिक बुनियादी ढांचा बनाने का महायज्ञ चल रहा है। पिछले 11 सालों से देश में रेल, सड़क सहित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। भारत अपने ट्रेनों को आधुनिक कर रहा है। वंदे भारत, अमृत भारत और नमो ट्रेन चलाई जा रही है। ये देश की नई गति और प्रगति दिखाता है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हम देश के 1300 से ज्यादा स्टेशनों को आधुनिक बना रहे हैं। आधुनिक बन रहे इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन नाम दिया है। आज इनमें से 100 से ज्यादा स्टेशनों का नाम उद्घाटन किया जा रहा है। पीएम ने कहा, सोशल मीडिया पर सभी देख रहे हैं पहले इन स्टेशनों का क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई। विकास भी विरासत भी, इस मंत्र का अमृत भारत स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति का स्थल है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। उपराजधानी नागपुर में आखिर प्री मॉनसून बारिश की शुरुआत हो चुकी है। बुधवार रात को राजधानी में जमकर बादल बरसे। शाम 7 बजे से शुरू हुई बारिश खबर लिखे जाने तक जारी है। बारिश से उमस और गर्मी से परेशान नागपुर वासियों को बड़ी राहत मिली। भारतीय मौसम विभाग ने यानी कि IMD ने 21 से 24 मई के बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों, विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई। ये मौसम परिवर्तन अरब सागर के पास बन रहे चक्रवाती परिसंचरण के कारण हो रहा है, जो 22 मई तक निम्न दबाव क्षेत्र में बदल सकता है। हालांकि बारिश से गर्मी से राहत मिली, लेकिन नागपुर में मनपा की ओर से नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था अधूरी रहने के कारण जल जमाव और बाढ़ की आशंका बनी हुई है। पिछले वर्षों में भी ऐसी स्थिति के कारण शहर में बाढ़ आई थी। विदर्भ क्षेत्र में इस वर्ष मई महीने में सामान्य से अधिक प्री मानसून बारिश की संभावना है। बेमौसम बारिश से नागरिकों को भले राहत मिली है, लेकिन किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। खेतों में खड़ी या कटी फसलें बारिश से भीगकर बर्बाद होने की स्थिति उत्पन्न करती है। बुधवार रात को राजधानी में जमकर बादल बरसे। शाम 7 बजे से शुरू हुई बारिश खबर लिखे जाने
जाने तक जारी है। बारिश से उमस और गर्मी से परेशान नागपुर वासियों को बड़ी राहत मिली। भारतीय मौसम विभाग ने यानी कि IMD ने 21 से 24 मई के बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों, विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई। ये मौसम परिवर्तन अरब सागर के पास बन रहे चक्रवाती परिसंचरण के कारण हो रहा है, जो 22 मई तक निम्न दबाव क्षेत्र में बदल सकता है। हालांकि बारिश से गर्मी से राहत मिली, लेकिन नागपुर में मनपा की ओर से नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था अधूरी रहने के कारण जल जमाव और बाढ़ की आशंका बनी हुई है। पिछले वर्षों में भी ऐसी स्थिति के कारण शहर में बाढ़ आई थी। विदर्भ क्षेत्र में इस वर्ष मई महीने में सामान्य से अधिक प्री मानसून बारिश की संभावना है। बेमौसम बारिश से नागरिकों को भले राहत मिली है, लेकिन किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। खेतों में खड़ी या कटी फसलें बारिश से भीगकर बर्बाद होने की स्थिति उत्पन्न करती है। बुधवार रात को राजधानी में जमकर बादल बरसे। शाम 7 बजे से शुरू हुई बारिश खबर लिखे जाने तक जारी है। बारिश से उमस और गर्मी से परेशान नागपुर वासियों को बड़ी राहत मिली। भारतीय मौसम विभाग ने यानी कि IMD ने 21 से 24 मई के बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों, विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई। ये मौसम परिवर्तन अरब सागर के पास बन रहे चक्रवाती परिसंचरण के कारण हो रहा है, जो 22 मई तक निम्न दबाव क्षेत्र में बदल सकता है। हालांकि बारिश से गर्मी से राहत मिली, लेकिन नागपुर में मनपा की ओर से नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था अधूरी रहने के कारण जल जमाव और बाढ़ की आशंका बनी हुई है। पिछले वर्षों में भी ऐसी स्थिति के कारण शहर में बाढ़ आई थी। विदर्भ क्षेत्र में इस वर्ष मई महीने में सामान्य से अधिक प्री मानसून बारिश की संभावना है। बेमौसम बारिश से नागरिकों को भले राहत मिली है, लेकिन किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। खेतों में खड़ी या कटी फसलें बारिश से भीगकर बर्बाद होने की स्थिति उत्पन्न करती है। और अब देखते हैं अगली खबर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने अमरावती में बेमौसम और प्री मानसून बारिश के कारण किसानों को हुए नुकसान के बाद राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, ये सरकार बेमौसम है, इसने मतदाता सूचियों में गड़बड़ी करके वामपंथी रास्ता अपनाया। बेमौसम और प्री मानसून बारिश के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ा, फिर भी ये सरकार कोई कदम उठाने को तैयार नहीं। किसी तरह का कोई सर्वे का आदेश नहीं, किसानों को कोई मुआवजा नहीं। क्या आपके पालक मंत्री मिनिस्टर को देखा है? ये अमरावती के पालक मंत्री की स्थिति है। सपकाल ने आगे कहा, सरकार इंतजार करो और देखो की नीति अपना रही है। किसानों के सामने बड़ा संकट है कि दोबारा बुवाई कैसे करे, इसलिए सरकार को किसानों के फसल ऋण का पुनर्गठन करना चाहिए। किसानों के ऋण माफ करने चाहिए और किसानों को तुरंत 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि हम किसानों के जीवन पर इस सरकार के खतरे को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, ये सरकार बेमौसम है, इसने मतदाता सूचियों में गड़बड़ी करके वामपंथी रास्ता अपनाया। बेमौसम और प्री मानसून बारिश के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ा, फिर भी ये सरकार कोई कदम उठाने को तैयार नहीं। किसी तरह का कोई सर्वे का आदेश नहीं, किसानों को कोई मुआवजा नहीं। क्या आपके पालक मंत्री मिनिस्टर को देखा है? ये अमरावती के पालक मंत्री की स्थिति है। सपकाल ने आगे कहा, सरकार इंतजार करो और देखो की नीति अपना रही है। किसानों के सामने बड़ा संकट है कि दोबारा बुवाई कैसे करे, इसलिए सरकार को किसानों के फसल ऋण का पुनर्गठन करना चाहिए। किसानों के ऋण माफ करने चाहिए और किसानों को तुरंत 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि हम किसानों के जीवन पर इस सरकार के खतरे को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, ये सरकार बेमौसम है, इसने मतदाता सूचियों में गड़बड़ी करके वामपंथी रास्ता अपनाया। बेमौसम और प्री मानसून बारिश के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ा, फिर भी ये सरकार कोई कदम उठाने को तैयार नहीं। किसी तरह का कोई सर्वे का आदेश नहीं, किसानों को कोई मुआवजा नहीं। क्या आपके पालक मंत्री मिनिस्टर को देखा है? ये अमरावती के पालक मंत्री की स्थिति है। सपकाल ने आगे कहा, सरकार इंतजार करो और देखो की नीति अपना रही है। किसानों के सामने बड़ा संकट है कि दोबारा बुवाई कैसे करे, इसलिए सरकार को किसानों के फसल ऋण का पुनर्गठन करना चाहिए। किसानों के ऋण माफ करने चाहिए और किसानों को तुरंत 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि हम किसानों के जीवन पर इस सरकार के खतरे को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश विदेश की तमाम खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।